तकरीबन पौने 2 घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया और कहा कि कश्मीर के मुद्दे का समाधान ऐसे मंच पर इस मुद्दे को उठाने से नहीं होगा, बल्कि बातचीत से होगा। भारत बातचीत करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए माहौल बनाना होगा। ये आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने एक एक करके क्या महत्वपूर्ण बातें कही। यहां हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और साथ ही साथ न्यूयॉर्क से सुमित अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। पर पहले सुनिए पाकिस्तान को किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। आज हमें बाढ़ से पीड़ित कश्मीर के लोगों को सहायता देने पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त यहां दिल्ली में हमारे साथ खास मेहमान हैं जी पार्थसारथी, यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही साथ पुष्पेश पंत जी भी हमारे साथ हैं। न्यूयॉर्क से सुमित अवस्थी इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, आपसे ये जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद, जो कि 15 मिनट का न होकर 33 मिनट का पूरा था, किस तरह के रिएक्शंस अमेरिका में आपको मिल रहे हैं? आकाश, इंडियन डेलीगेशन में, इंडिया मीडिया डेलीगेशन में मैंने जितनों से बात की, एक या दो को छोड़कर अमूमन सभी को ये भाषण इम्प्रेसिव लगा। मैंने कुछ रिएक्शंस भी भेजे हैं, वो भी हम आने वाले वक्त में दर्शकों को सुनाएंगे। मोटे तौर पर लोगों का ये कहना था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। वो जानते हैं उनको कब, कहां, कैसे और कितना बोलना है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इसी कला का बखूबी इस्तेमाल किया और उसी अपनी कला के जरिए तमाम ऑडियंस को, चाहे वो हिंदुस्तान के देखने वाली ऑडियंस हो या असेंबली के उस हॉल में बैठी हुई ऑडियंस हो या दुनिया के तमाम मुल्कों में बैठे लोग उनको सुन रहे हो या सुनेंगे, उनको इंप्रेस करने की भरपूर कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से साफ जाहिर कर दिया कि उनकी नजर सिर्फ छोटी छोटी बातों पर नहीं है। वो छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और उसमें वो एक रोल अदा करना चाहते हैं। भारत अपनी भूमिका निभाने को तैयार है, अपना हाथ बढ़ाने को तैयार है, ये कहते हुए भी कि मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, मॉडेस्ट रिसोर्सेज है, लेकिन अगर किसी को जरूरत है हिंदुस्तान की रिसोर्सेज की तो हम उससे मदद करने को तैयार हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश जो कहीं ना कहीं दादागिरी करते हैं, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो बात आती है, उसमें उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपको चीजें अच्छी लगे तो आप दादागिरी कर लें और जब दूसरा कोई करे तो आतंकवाद की कैटेगरी में आए। तो ये तमाम बातें जो नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में अंडरलाइन की हैं, उसको पुरजोर तरीके से रखा है, वो वाकई में नरेंद्र मोदी को एक अलग लीग में ले जाने की भरपूर कोशिश है। आपने देखा होगा बहुत ही सोच समझकर अपने पत्ते खेले हैं। इस विजिट में आने के पहले जो इंटरव्यू पहले सीएनएन को दिया फरीद जकरिया को, उसमें कुछ खास बातें सामने आई। वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो ओपेड छपा उसमें एक नजरिया सामने आया और तीसरा जो बड़ा मंच उनको मिला, अंतर्राष्ट्रीय मंच, उसमें उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, हिंदुस्तान पूरे ग्लोब के बारे में सोच रहा है और हिंदुस्तान वो ताकत है जो दुनिया के छोटे देशों या बड़े देशों दोनों को मिलाने की कोशिश कर सकती है। और संयुक्त राष्ट्र की जो निष्क्रिय होती भूमिका है उसको भी पुरजोर तरीके से उन्होंने दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की इंडिया के रोल के जरिए। आकाश, सुमित हमारे साथ ही रहिए। और भी क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने, हम सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को एक बड़ी समस्या तो बताया ही, साथ ही कहा कि पश्चिम एशिया में आतंकवाद बढ़ रहा है। भारत 4 दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है और सबको आतंकवाद को रोकने के लिए साथ आना होगा। प्रधानमंत्री के रूप में मैं पहली बार आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है।
इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये बात कही कि कई देश अपने क्षेत्र में आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने आतंकवाद की अलग अलग परिभाषाओं पर भी सवाल उठाए, जैसा कि सुमित अभी कह रहे थे, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। पश्चिम एशिया में आतंकवाद की पाशविकतापूर्ण वापसी तथा दूर और पास के देशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित कार्यवाही का स्वागत करते हैं, परंतु इसमें क्षेत्र के सभी देशों की भागीदारी और समर्थन अनिवार्य है। अगर हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं तो क्यों न सबकी भागीदारी हो, क्यों न सबका साथ हो और क्यों न उस बात पर आग्रह किया जाए। पार्थसारथी जी, कांग्रेस ये कह रही है कि और भी सख्त भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिए जाने की जरूरत थी। आपको लगता है जरूरत थी इससे भी ज्यादा सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करने की? मैं नहीं समझता हूं कि उचित रहेगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय सभा में तू मैं की बात करें हम। तो जो उन्होंने शब्द उपयोग किए हैं, मैं समझता हूं उचित है, काफी हैं और काफी शक्तिशाली हैं। यानी कि उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है उनको कि बातचीत की प्रक्रिया और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। और जो कहा जा रहा है अभी किसी से कि नहीं इससे भी सख्त होना चाहिए, मुझे भी कुछ याद आते हैं कि शर्म एल शेख में हमने ये भी स्वीकार कर लिया कि अगर आतंकवाद चलता रहे तब भी बातचीत की प्रक्रिया नहीं खत्म करेंगे। पुष्पेश जी, आपको भी लगता है कि जो पिछली सरकार है और ये सरकार है, अब राजनीतिक तौर पे बयानबाजी हो सकती है, लेकिन एक फर्क है अप्रोच में? नहीं, अप्रोच में फर्क नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ही देश की विदेश नीति को इस रसातल तक पहुंचाया है। और पाकिस्तान के बारे में अगर कांग्रेसी आलोचक ये कहते हैं कि कड़े शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था, तो वह हास्यास्पद है कि जितनी भाव विह्वलता के साथ पंजाबी शरणार्थी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए मनमोहन सिंह के जीवन काल में और कार्यकाल में ये सब बातें कही जाती रहीं कि पाकिस्तान के साथ संवाद हर हालत में जारी रखना चाहिए, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। चीन के बारे में कहा गया कि वो हमारा इतना आर्थिक साझीदार महत्वपूर्ण है कि सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में डाल दो। तो सारी इस नरमी के बाद, लगभग तुष्टीकरण वाले समर्पण के बाद अगर कोई ये बात कहे कि इनको सख्ती से बात करनी चाहिए, तो उसका अंतर्विरोध बिल्कुल जग जाहिर है। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे से बदतर हाल है। अभी थोड़ी देर पहले सुमित अवस्थी ने न्यूयॉर्क में बात की है मोदी समर्थक और बिजनेसमैन जफर सरेशवाला से, और सुमित से समझेंगे इसके बारे में भी। पहले आइए सुनते हैं कि सरेशवाला क्या कह रहे हैं। उनका एक तो ये कहना है कि मोदी ने एक स्टेट्समैन की तरह यूएन में भाषण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने भाषण से कितना वो लोगों को इंप्रेस कर पाए हैं, ये जानने के लिए बात करते हैं। मेरे साथ जफर सरेशवाला जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं और खास तौर पर इस विजिट के लिए अहमदाबाद से यहाँ ट्रेवल भी कर रहे हैं। जफर भाई, इंक्लूसिवनेस की बात करना, ओवरऑल वर्ल्ड लीडर के तौर पर यह कहना कि G1 G2 क्या होता है, जी ऑल क्यों नहीं हो सकता है, पाकिस्तान का नाम शांति के साथ जोड़ना, आतंकवाद वाले कैटेगरी में नहीं जोड़ना, किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, ये बल्कि कुछ मोदी साहब जब से आए हैं उसके बाद से, क्योंकि मेरी निगाह अरब दुनिया पे बहुत है, यानी मोदी, क्योंकि उससे पहले नेगेटिव थी एक कि नरेंद्र मोदी आएंगे और एक बोलते हैं ना, एक मुसलमानों में एक मुस्लिम ब्रदरहुड का एक वो रहता है। तो
इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत कॉशियस अंदाज में देखा जा रहा था। यानी मेरे बड़े बड़े एम्बेसडर्स से भी मुलाकात हुई थी, डिसीजन मेकर्स से बातचीत होती रहती थी मिडल ईस्ट के, तो एक काफी एक खौफ वाला माहौल था पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब का इमीडिएट जो उन्होंने सार्क के और पाकिस्तान को जो बुलाया था वहां, उसके बाद उनकी जो स्पीच हुई पार्लियामेंट में, उसके बाद 15 अगस्त, और उनका एक जो माहौल रहा तो बहुत इत्मीनान हुआ। फिर उन्होंने अमेरिका के साथ जो बातचीत की जिस तरह से कि मेरा तो देश, हम तो गरीब मुल्कों के लोग हैं, तो तब से नरेंद्र मोदी साहब ऑलरेडी हीरो बन चुके थे अरब स्ट्रीट में। आज की स्पीच के बाद यानी ये आज तो वो जो थोड़ा जो डाउट था वो भी अब यानी आज वो समाप्त हो गया। कैसे, किस बात को? देखिए कि जो आपने उनकी स्पीच सुनी नवाज शरीफ साहब की, वही 60 साल से घिसीटी पिसीटी जो एक ही रिकॉर्ड जो बजा रहे थे, कश्मीर का नाम, यानी वो है कि जब तक कि कश्मीर का नाम न लें तो उनकी तकरीर खत्म नहीं होती थी। तो लोगों को ये था, इसलिए कि मैं देख रहा था कि हमारे बड़े बड़े, यानी सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब ने उनको अचंभे में नहीं डाला, बल्कि हमारे मुल्क के भी बड़े बड़े जो एनालिस्ट थे, मैं सुन रहा था 2-3 दिन से कि मोदी साहब को ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए, यानी मोदी साहब ने उसका जिक्र ही नहीं किया। यानी एक बड़ा आदमी होता है, बल्कि जैसे आपने कहा कि शांति की बात की कि भाई हम तो अपने मुल्क में जो बाढ़ आई है, और हमने तो इनसे भी कहा, यानी आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं, उसका कोई नाम नहीं, इंक्लूसिव की बात कही कि मैं तो मेरा जो देश है वो सहकुटुंब वाली बात की कि हम तो पूरी दुनिया को एक अपनी फैमिली समझते हैं। तो ये बातें जो है मोदी साहब की, और ये आपने जो कहा कि G1 G2, हालांकि हम भी उसके हिस्से हैं, लेकिन हम जी ऑल की क्यों नहीं बात करते। फिर बहुत खास बात ये कही मोदी साहब ने कि भाई 70 साल हुए, हम कम से कम हिसाब किताब तो लगाएं कि हमने क्या किया। तो मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने आज एक बता दिया कि वो वाकई एक स्टेट्समैन है। जफर सरेशवाला यहां पर जो बात कर रहे थे उसका एक और महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि जब संयुक्त राष्ट्र में कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा है या नहीं, एक महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं न्यूयॉर्क में कई जगहों पर जो अमेरिकन इंडियंस लगा रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जहां नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लग रहे हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी डाउन डाउन हसीना, किलर ऑफ बांग्लादेश, डेमोक्रेसी, इस तरह के नारे भी लग रहे हैं। तो ये फर्क भी एक आपको नजर आ रहा होगा। हमारे खास मेहमान यहां हमारे साथ हैं, सुमित अवस्थी भी न्यूयॉर्क से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया है उसके कुछ और हिस्से आपको सुना रहे हैं। उसके बाद यहां हमारी पैनल के पास दिल्ली में भी आएंगे, न्यूयॉर्क चलेंगे सुमित अवस्थी के पास भी। पहले प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश। आज हम कई जी की बातें करते हैं, जिसके नंबर बदलते रहते हैं। कभी G4 होगा, कभी G7 होगा, कभी G20 होगा, हम बदलते रहते हैं। और चाहे या न चाहे हम भी उन समूहों में जुड़े हैं, भारत भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है कि हम G1 से आगे बढ़कर के जी ऑल की तरफ कदम उठाएं? और जब UN अपने 70 वर्ष मनाने जा रहा है, तब ये जी ऑल का एटमॉस्फेयर कैसे बने? फिर एक बार यही मंच हमारी समस्याओं के समाधान का अवसर कैसे बन सके, इसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़े, इसका सामर्थ्य कैसे बढ़े, तभी जाकर के हम यहां संयुक्त बात करते हैं, लेकिन टुकड़ों में बिखर जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। भारत एक देश है जहां प्रकृति के साथ संवाद, प्रकृति से कभी संघर्ष नहीं, ये भारत के जीवन का हिस्सा है। और उसका कारण उस फिलॉसफी के तहत, भारत उस जीवन दर्शन के तहत आगे बढ़ता रहा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व पर्यंत न्याय, जस्टिस, गरिमा
डिग्निटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी एवं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के हक में आवाज उठाता रहा है। अपनी विचारधारा के कारण हमारा मल्टीलेटरलिज्म में दृढ़ विश्वास है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण आपने IBN 7 पर सुना है, उसका हमने विश्लेषण भी किया, लेकिन अब धीरे धीरे जो ध्यान होगा वो संयुक्त राष्ट्र से हटकर और चीजों पर जाएगा। जैसे इस वक्त जो मुलाकात चल रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद से चल रही है। इससे पहले वो श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात कर चुके हैं और अगली मुलाकात जो उनकी होनी है वो नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से होनी है। आपके पास यहां पर जी पार्थिवनाथ जी मैं आता हूं और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि श्रीलंका के साथ जो बातचीत है उसमें अहम मुद्दे क्या हैं। अभी ये डिटेल्स नहीं मिले, थोड़ी देर में ब्रीफिंग होने वाली है, उस पर हमारी नजर होगी, लेकिन अहम मुद्दे वहां देखने के क्या है। ये काफी समय ये मुलाकात का रहा, 30 मिनट इन तीनों मुलाकातों में अलग अलग मिल रहा है। राजपक्षे से शुरुआत अगर करें तो, अगर राजपक्षे के साथ शुरू करें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जी कि जो तमिलों की चिंताएं हैं वहां, यानी कि जब हमारे साथ हमने उनके साथ समझौता किया तो फिर समझौता ऐसे था कि उन जो तमिल प्रांत हैं उनसे उनको कम से कम उतना स्वायत्ता मिलेगा जो भारत के एक प्रांत को मिलता है, यानी कि एक मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था और जो विकास के बातों पर उनका प्राथमिकता होगा। इनमें से पुष्पेश जी आपके पास आना चाहूंगा, कितना काम जमीन पर वास्तव में हो रहा है तमिलों की सहायता के लिए, और जो प्रोमिसेस जो वादे बड़े बड़े किए गए थे, LTT जब खत्म हुई थी कि तमिलों को देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा श्रीलंका में, और भारत के साथ बाकायदा बातचीत में वादे दोहराए गए थे, जमीन पर काम हुआ है? देखिए इसमें दो बातें हैं। मुझे लगता है कि भारत के लिए समस्या एक बहुत नाजुक संतुलन बनाए रखने की है। अगर श्रीलंका इस तरह का वचन देता है और उस वचन को नहीं निभाता है तो भारत की सीमाएं बहुत स्पष्ट हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। उसको अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक ओर अपने तमिलों को तमिलनाडु में संतुष्ट रखना है, तो दूसरी ओर ये भी देखना है कि भारत से नाराज होकर बेरुखी दिखाकर श्रीलंका की सरकार चीन को या किसी भारत विरोधी बैरी को अपने पैर पसारने की वहां गुंजाइश न दे। हम ये ना हो कि बाय डिफॉल्ट हम श्रीलंका को दूसरों की गोदी में भेज दें। तो ये, और एक दूसरी बात जो है कि अभी मोदी के 100-125 दिन पूरे हुए हैं कार्यकाल के, तो मोदी क्या किस तरह का दबाव राजनीतिक या सौहार्दपूर्ण डाल सकते हैं राजपक्षे पर, उससे ज्यादा कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना है कि जब से वहां युद्ध विराम हुआ श्रीलंका में, तब से जो यूपी की सरकार थी उसने क्या कुछ किया था वहां। मुझे लगता है कि ये बातें अनदेखा करना कठिन है। जी, इस वक्त सुमित अवस्थी भी न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपने वहां वरिष्ठ पत्रकारों से बात भी की है, किस तरह से अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट को देखा जा रहा है और खासतौर पे यूनाइटेड नेशंस के उनके भाषण को देखा जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, आकाश की पहली बॉल पे छक्का मार दिया है, लेकिन अभी भी ओवर पूरा होना बाकी है। क्या 6 बॉल पे 6 छक्के मारेंगे? क्या रवि शास्त्री के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे? ये युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे? उस पर भी नजर है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक शाम का इवेंट है जो यहाँ के लोकल समय के मुताबिक सेंट्रल पार्क में होना है। वहां वो क्या बोलते हैं, वो भी ग्लोबल लीडर्स की एक कॉन्सर्ट चल रहा है जहां पर पॉप कॉन्सर्ट भी है, जहां पर ग्लोबल लीडर्स पहुंच रहे हैं। फिर मेडिसन स्क्वायर में उनको भाषण देना है कल, वो भी एक खासी महत्वपूर्ण बात है कि वहां वो क्या बोलेंगे। बिजनेस कम्युनिटीज के साथ वो अलग अलग वक्त पे मिल रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कहीं लंच कर रहे हैं, कहीं हाई टी हो रही है, फिर ओबामा के साथ मुलाकात। तो ये 5 गेंदें अभी बाकी हैं और इन 5 गेंदों पर वो किस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं उस पर भी नजर होनी चाहिए। डेब्यू बड़ा शानदार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाषण को लेकर एक बात जो मैंने आलोचना अभी तक सुनी है वो ये कि बड़ा हो गया था भाषण, वो छोटा हो सकता था। अदरवाइज उनकी डिलीवरी पर, उनके टॉपिक जो इश्यूज उठाए, उनका जो कंटेंट था, उस पर सब लोग आज संयुक्त राष्ट्र के भाषण के बाद मान गए हैं कि नरेंद्र मोदी वाकई में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाने के लिए
पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल। और सुमित, आपने जो बात की है वरिष्ठ पत्रकार ललित के झा से, वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र का भाषण खत्म हुआ है। पहला भाषण दिया है उन्होंने, पहली बार वहां पर बोल रहे थे। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए, भाषण का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ललित कुमार झा हैं। ललित, आप तो सालों से संयुक्त राष्ट्र की प्रोसीडिंग्स को देखते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने मेडन स्पीच में, डेब्यू में, पहले मैच में कैसा खेले? काफ़ी इम्प्रेसिव रहा उनका स्पीच। आप दर्शक दीर्घा को देखेंगे तो पहले काफ़ी सालों बाद किसी इंडियन प्रधानमंत्री के स्पीच के टाइम में आधा से ज़्यादा भरा हुआ था। हालांकि सैटरडे के दिन लगभग खाली ही रहता है, तो आकांक्षाएं काफ़ी, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी थी और वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा उनका स्पीच। आपके हिसाब से सबसे हाई पॉइंट क्या रही? दो अगर मैं बातें पूछूं, सबसे अच्छा क्या लगा आपको? पहला कि उन्होंने जो भारत में बोला है कि सबका साथ सबका विकास, उस स्लोगन को उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर एक्सपैंड किया है। वो कहते हैं कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, सब जगह जो प्रॉब्लम्स हैं उसका एक ही सोल्यूशन है, विकास, डेवलपमेंट। दूसरा, जो पाकिस्तान को उन्होंने बातचीत का न्योता दिया है टेररिज्म फ्री इन्वायरमेंट में, काफ़ी अच्छा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। 3 हाईलाइट्स रहे हैं। 3 हाईलाइट्स है। और जो उन्होंने एक बात की कि जो बड़े मुल्क हैं जो अपनी दादागिरी चलाते हैं, अमेरिका का नाम लिए बगैर, कि G1, G2, G7 की बात करते हैं, जी ऑल की बात क्यों नहीं करते हैं? ये क्या स्टेट्समैनशिप की ओर इशारा करता है? जी हाँ, वही है जो उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ कोई किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ग्रुप के साथ नहीं है, सबको साथ के लेके चलना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में जो उन्होंने कहा है कि ये डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए। तो न्यूयॉर्क में हमने ललित के झा की प्रतिक्रिया सुनी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से अमेरिका में रहते रहे हैं। अभी आपको वापस देश लाते हैं और प्रधानमंत्री ने जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया है उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। हम अंतर्राष्ट्रीय किसी मंच पर अपने आपसी अगर कोई मुद्दा है तो उसको नहीं उठाएंगे। ये बात पहले भी एग्रीमेंट हुई थी, ये बात बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन पाकिस्तान अपने इससे बाज नहीं आता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मेरा मानना है कि अगर और वो सख्त और कड़ा जो है थोड़ा सा अपना संबोधन करते तो अच्छा रहता, क्योंकि नवाज शरीफ का संबोधन बहुत कड़ा था। तो अगर वो और होता थोड़ा सा कड़ा तो एक अच्छा जवाब पाकिस्तान को मिलता। लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने दोस्ती की बात कही है, पाकिस्तान के साथ शांति की बात कही है, उससे हम सहमत हैं। लेकिन ये जी जो ऑल की बात की वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस लिए उन्होंने। जी ऑल तो यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ जी ऑल ही है। कि विश्व दर्शन दर्पण पे हम लोग जो भी करें वो भारत के हित में हो, भारत की अस्मिता के हित में हो। इसलिए और नहीं मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे सूझबूझ से लें और जो इतिहास है और जो हमारे अनुभव हैं उनको सामने रखकर वो निर्णय लें। अगर सच कहूं तो पुष्पेश जी, मुझे कांग्रेस की आलोचना किस पॉइंट पर ये समझ में नहीं आया। नहीं, देखिए वो आपको तो क्या किसी की भी समझ में नहीं आ सकती है कि उन्होंने नुक्ताचीनी करने के लिए कोई अगर खोट निकालनी है तो निकालेंगे, मगर वो ये भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल में शासन उनका रहा है, विदेश नीति का संचालन उन्होंने किया है, पाकिस्तान के साथ संबंधों का निर्वाह उन्होंने किया है। और आज वो चाहते हैं कि पलक झपकते मोदी एक ही बार में कड़ा जवाब भी दे दें, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और उसका श्रेय कांग्रेस वाले ले लें और कहें कि वो हमारी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। सुमित, आपके पास वापस आना चाहूंगा। आज के और प्रमुख एंगेजमेंट्स जो हैं उसमें अब ध्यान किस पर है, क्योंकि 2 1-to-1 मीटिंग्स पूरी हो चुकी है मेरे ख्याल से अभी तक। राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति उनसे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात लगभग खत्म ही हो रही होगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, मुलाकात खत्म हो चुकी है। शेख हसीना यहाँ से निकल चुकी है। इसके पहले राजपक्षे जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हुई। श्रीलंका की ये मुलाकात खासी तवज्जो देने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, उस वजह से पहले भी कोशिश हुई राजपक्षे के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दोनों द्रविड़ पार्टियां, चाहे वो अन्ना द्रमुक हो चाहे वो द्रमुक हो, वो इस चीज का विरोध कर रही थी। उनको लगता था कि श्रीलंका के राजपक्षे के साथ बातचीत करना उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को गड़बड़ाएगा और वो
किसी न किसी तरीके से केंद्र सरकार पर दबाव बना के रख रहे थे। लेकिन ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मिला, एक न्यूट्रल जगह मिली और इस जगह का प्रधानमंत्री मोदी ने फायदा उठाया, क्योंकि पड़ोसियों मुल्कों के साथ वो लगभग सभी के साथ बातचीत कर चुके हैं, केवल श्रीलंका बाकी रह गया था और वो आज प्रोसेस भी पूरा हुआ। और वहां पर भी वही बात आतंकवाद से लड़ने को लेकर और आपसी समझ के साथ कैसे दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे चल सके, उस पर बातचीत हुई। हालांकि औपचारिक तौर पर इन 1-to-1 मुलाकातों में जो हुआ है उसकी ब्रीफिंग, उसकी प्रेस ब्रीफिंग होनी बाकी है। राजपक्षे के साथ हो चुकी है, शेख हसीना के साथ मुलाकात हो चुकी है, अब नेपाल की बारी है। सुशील कोइराला साहब आने वाले हैं किसी भी वक्त, वो 1-to-1 होगा। और मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब जुड़ा है आके, वो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, जो कि कल होनी है। वो खासा ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि इजराइल भी आतंकवाद से परेशान चल रहा है। जिस तरीके से वहां पर इस्लामिक ISIS जो है वो इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, इजराइल उसका सबसे बड़ा एक वक्त पर निशाना बन सकता है। तो इजराइल, इंडिया, अमेरिका, क्या ये 3 देश मिलकर जो 3 बड़ी ताकतें हैं, क्या आतंकवाद के मामले पर कोई एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? उसकी नींव की शुरुआत आप कह सकते हैं कल की बातचीत में हो सकती है, जब नेतन्याहू साहब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आकाश। पार्थसारथी जी, आपके पास आना चाहूंगा इस मुलाकात के बारे में। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की, पहले से शेड्यूल नहीं थी, बाद में शेड्यूल की गई है। देखिए, पिछली सरकार जो थी, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने नीति अपनाया इसराइल के प्रति, उसे कोई समझ भी नहीं सकता है। 10 साल वो रहे, उनका कार्यकाल, सिर्फ एक मंत्रीगण हमारे वहां गए और पूरे 10 साल में सिर्फ एक मंत्री इजराइल गया भारत का। हाँ, कृष्णा, SM कृष्णा गए। अब रक्षा क्षेत्र में इजराइल हमारे सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी में एक है। रक्षा मंत्री कभी गए नहीं। यहां घोटाले पे घोटाले चलते रहे, लेकिन रक्षा मंत्री वहां समय जाने के लिए उन्हें नहीं मिला। तो जो नीति हमारी थी वो अच्छे स्पष्ट नीति थी, यानी कि इजराइल को ये कहना कि अगर आप फिलिस्तीनियों को उनके हक ना दें तो वातावरण बिगड़ेगा, लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। ये नीति कई साल नरसिम्हा राव के जमाने से शुरू हुआ और हमने अपनाया। ये कहने के लिए ये सरकार हिचकिचा रही थी। अब नेतन्याहू से मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है, यहां रक्षा नीति में हम परिवर्तन आने वाले हैं। रक्षा उत्पादन नीति में हम चाहते हैं कि हथियार यहां बने और उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी मिले। इजराइल एक देश है जो ये करने के लिए तैयार होगा। तो मैं सोचता हूं अगर किसी प्रधानमंत्री को ये जरूरत पड़े कि रक्षा को और जरा ज्यादा महत्व दें, तो इजराइल से मिलना स्वाभाविक है। रूस से मिल गए हैं, अमेरिका से मिलने वाले हैं, ब्रिटेन और फ्रांस से भी मिल लेंगे जी। तो जो अच्छे संबंध रखने थे इजराइल के साथ, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जी, जो नए गुट उभर आया है, इस्लामिक स्टेट, उनका पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट जी। यानी कि उनके यहां वो अपने देश को किन किन देशों को के धरती में रखना चाहते हैं? इराक, सीरिया, इजराइल और लेबनान। यानी कि उनका एक मकसद है कि इजराइल को मिटा के दुनिया के नक्शे से मिट जाए इजराइल। हाँ, तो और उनका वो जो खतरा उनसे उभर रहा है वो सबके लिए खतरा है। अगर हम सऊदी अरब के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, इराक के साथ बात करने के लिए तैयार हैं उनके बारे में, तो इजराइल के साथ क्यों नहीं? क्या एक नई और पुख्ता विदेश नीति इजराइल को लेकर उभर सकती है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको उठाया था सुमित ने न्यूयॉर्क से। और एक ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो जो अहम 1-to-1 मुलाकातें हो रही हैं इन पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या उसमें ममता बनर्जी की राजनीति भी कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है? इस पर
संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हम सबने सुना, उसका विश्लेषण भी सुना, लेकिन अब बात हम कर रहे हैं 1-to-1 मुलाकातों की। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त हम ये विजुअल्स भी देख रहे हैं जो कि पहले जब प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था उस भाषण के शुरू होने के ठीक पहले के विजुअल्स, और अब आप वो विजुअल देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने ये ऐतिहासिक भाषण दिया। लेकिन पारसारथी जी, आपसे शुरुआत करते हुए बांग्लादेश और भारत के रिश्तों का जहां तक सवाल है उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की राजनीति भी बीच में आ रही है। देखिए, जरूर हमें ये याद रखना चाहिए कि पहली बार कई सालों के बाद बांग्लादेश में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार आया है, मॉडरेट गवर्नमेंट है, जहां अल्पसंख्यक बिल्कुल सेफ सिक्योर है वहां। दूसरी बात, पूरा आईएसआई का जो वहां माहौल था सब हटा दिया है। जो भारत विरोधी अलगाववादी हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में उल्फा जैसे संगठनों से, उनको पकड़कर हमें सौंप दिया है। तो इस तरह की अगर मैत्रीपूर्ण प्रधानमंत्री हो वहां, तो उनको समर्थन देना मैं अनिवार्य समझता हूं। अब कुछ ऐसे विषय हैं जो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार आगे बढ़ेगी। सबसे पहले ये कि सीमा के कुछ समस्याएं थे जो 1974 को समझौता पर पहुंचे, लेकिन उस समझौते को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। मैं पूरा यकीन करता हूं कि मोदी सरकार ये जरूर करेगी, क्योंकि अगर आप एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को वहां सहयोग ना दें तो आप कट्टरपंथियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये मैं नहीं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय हित में है। दूसरा रहा सवाल तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के बारे में। वो मैं मानता हूं कि कठिन सवाल है, और जो हमारे प्रांत हैं, चाहे त्रिपुरा हो चाहे पूर्व बंगाल है, उनको साथ साथ सम्मिलित ले जाना चाहिए, जैसे कि हमने फराका के में जो पानी के बंटवारे का समझौता हुआ। लेकिन ये भी हमें यकीन रखना चाहिए कि इस पर बेकार की बाधाएं किसी प्रांतीय सरकार से ना आए। पुष्पेश जी, मामला कुल मिलाकर वही आ जाता है जो कि पहले भी आप कह चुके हैं कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर अगर एक राज्य में एक प्रभावी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री है तो उसको किस तरह साथ लिया जाए ममता बनर्जी के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, आपने बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है। संघीय व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति में संघीय व्यवस्था हावी हो जाए। यदि आप अमेरिका देखें तो वहाँ सत्ता का विभाजन भारत से कहीं अधिक स्पष्ट है, वहाँ की संघीय व्यवस्था कहीं अधिक स्पष्ट रूप से निर्देशित है। मगर विदेश नीति के मामले में जो राष्ट्रपति है उसका लगभग एकाधिकार है। वो चेक्स एंड बैलेंसेज है, एडवाइस एंड कंसेंट है, मगर फॉरेन पॉलिसी कैपिटल हिल पे डिसाइड होती है, वो अलग अलग राज्यों की राजधानियों में नहीं होती। दुर्भाग्य से भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक भारतीय विदेश नीति के अलग अलग हिस्से बंधक रखे जा रहे हैं, और ये फेडरल स्ट्रक्चर को इसमें बीच में लाना मुझे लगता है बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। आपने लोकप्रिय नेताओं की बात कही, मगर क्या ममता बनर्जी को आज निर्विवाद रूप से एक लोकप्रिय ऐसा नेता माना जा सकता है जिनको लेकर पश्चिम बंगाल में कोई दूसरी राय ही नहीं हो सकती बांग्लादेश के साथ? मेरे ख्याल में पारसारथी साहब जो कह रहे हैं वो बहुत विचारणीय प्रश्न है कि हमारे पड़ोसियों के साथ सबके साथ एक सा सलूक किया जाए, ये जरूरी नहीं है। जहां धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक शक्तियां उभर रही हैं, भारत के पक्ष में हैं, वहां शायद उनके साथ रियायत की जरूरत है। और मोदी ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान निरंतर ये स्पष्ट किया कि वो नेपाल के साथ नरम रुख अख्तियार करने को बिल्कुल तैयार हैं। वो उसको युद्ध से बुद्ध की ओर ले जाने वाला देश मानते हैं, वो माओवादियों को, वहाँ भारत के माओवादियों को प्रेरणा देने वाला तत्व मानते हैं। वो इसके लिए तैयार है कि नदी जल विवाद पर पुनर्विचार हो सकता है, सन 50 की संधि पर हम नेपाल की बात मानने को तैयार हो सकते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि यदि उस संधि का संशोधन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है तो शायद नेपाल उसमें पूरी उस तरह का परिवर्तन नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल दूसरी भूमिका पर हैं। श्रीलंका के साथ तमिलनाडु के कारण जटिलता है, मगर म्यांमार के साथ लगभग स्पष्ट संबंध है, भूटान के साथ विशेष घनिष्ठता है। इनका कोई नाता पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों से नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोदी जब ये 1-to-1 बैठकें मुलाकातें कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में,
तो उस सब में ये बातें झलकेंगी। पुष्पेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी पार्थसारथी जी। इस बहस में बहुत सारी बातें सामने आई, सार्क से लेकर तो लैटिन अमेरिका और अमेरिका तक बहुत सारी हमने बातें की हमारे खास मेहमानों के